2 अगस्त 2023 नागपुर की एक एम्बिशियस युवा नेता सना खान, जो अपने पॉलिटिकल करियर में ऊंचाइयां छू रही थी, अचानक ही कहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जब इस केस की छानबीन हुई तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस केस में पुलिस को महीनों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। शुरू में ये बस एक साधारण गुमशुदगी का मामला लग रहा था, मगर हर बीतते टाइम के साथ ये रहस्य और भी गहराता गया। क्या सना खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई या फिर इसके पीछे किसी की कोई गहरी साजिश थी? ये सवाल हर किसी के जहन में गूंज रहा था। सना खान की उम्र यही कोई 35 से 36 साल, नागपुर के एक जाने माने कारोबारी की बेटी। सना बचपन से ही एक अलग तरह की चमक रखती थी। क्लास में हमेशा आगे और अपनी बात कहने में बेखौफ। उसकी माँ कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता और शहर की जानी मानी सोशल वर्कर। माँ के साथ रैलियों में जाना, लोगों की मदद करना, शायद वहीं से सना के अंदर भी राजनीति को लेकर रुझान बढ़ता गया। कॉलेज खत्म होते होते ही उसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। शुरुआती सालों में सना का अंदाज सबसे अलग था। स्पष्ट सोच, तेज जुबान और भीड़ को अपनी बात से जोड़ लेने की काबिलियत। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सना तेजी से राजनीति में आगे बढ़ रही थी। हर दिन अपनी पहचान, उसकी पकड़ और भी मजबूत हो रही थी। मगर किसी को पता नहीं था कि इस तेज रफ्तार सफलता के पीछे एक ऐसी खामोशी भी पल रही थी जो एक दिन सब कुछ बदल देने वाली थी। 1 अगस्त 2023 नागपुर की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये वही सुबह है जो सना की जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन साबित होगी। सुबह करीब 10 बजे सना खान अपने घर से निकली। घर से निकलने से पहले उसने अपनी माँ को बस इतना कहा कि वो जबलपुर जा रही है और जल्दी ही घर लौट आएगी। उस वक्त ना उसकी माँ को अंदाजा था और ना ही सना को कि ये सफ़र उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। दरअसल जबलपुर में सना का एक पुराना दोस्त रहता था जिसका नाम था अमित साहू, और वो उसी से मिलने नागपुर से जबलपुर के लिए निकली थी। अमित वहाँ एक ढाबे का मालिक था। दोनों के बीच पुराना परिचय था और सना अक्सर जबलपुर आती जाती रहती थी। 1 अगस्त से 2 अगस्त की सुबह आई। सना की माँ ने अपनी बेटी को कॉल किया। वो जानना चाहती थी कि सना ठीक से वहाँ पहुँची या नहीं। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो उनकी वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। बहुत ही नेचुरल बात थी। उन्होंने सोचा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, इसलिए वो कुछ देर के लिए वेट करती हैं। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि शायद सना ही उन्हें कॉल बैक कर लेगी, और वो अपने दूसरे कामों में बिजी हो गई। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी उन्हें कोई कॉल बैक नहीं आया, और फिर वो खुद ही दोबारा सना को कॉल करती हैं, और इस बार सना का फ़ोन स्विच ऑफ था। Number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. इस बार वो उसे कई बार कॉल करती हैं, लेकिन उसका फ़ोन हर बार स्विच ऑफ ही आ रहा था। सना हमेशा अपने साथ 3 मोबाइल रखती थी, एक पर्सनल फ़ोन, एक प्रोफेशनल और एक सिर्फ उसके भरोसेमंद कॉन्टैक्ट्स के लिए। सना के तीनों फ़ोन्स का एक साथ इस तरह बंद होना कुछ सामान्य नहीं था। सना की माँ उसके तीनों नंबर्स पर बार बार कॉल करती हैं, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ ही था। उन तीनों फ़ोन्स का एक साथ बंद होना सना की माँ घबरा जाती हैं। वो पार्टी के और लोगों को भी कॉल करती हैं, उसके साथ कुछ फ्रेंड्स को भी कॉल करती हैं, लेकिन किसी की भी उस टाइम तक सना से बात नहीं हुई थी, और सबका जवाब एक जैसा ही था कि हमें कुछ पता नहीं। 2 अगस्त से 3 अगस्त की सुबह आई, और तब तक भी जब सना से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, तब परिवार ने नागपुर से जबलपुर जाने का फैसला किया। उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सना ठीक है या फिर कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी के साथ सना की फैमिली जबलपुर के लिए रवाना हुई। सना के परिवार ने सबसे पहले उस शख्स से मुलाकात की जिससे मिलने का कहकर सना खुद नागपुर से जबलपुर आई थी, यानी कि अमित साहू। सना का परिवार जब अमित से मिला तो उन्हें अमित थोड़ा असहज नजर आया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट।
परिवार ने उससे पूछा कि सना कहाँ है। वो तुमसे मिलने का कहकर जबलपुर आई थी। उन्होंने उसे कई बार कॉल किया लेकिन उनकी उनसे बात नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि वो लोग खुद यहाँ आए हैं। परिवार के इतना पूछने पर अमित ने शांत आवाज में उन्हें जवाब दिया कि हाँ, सना यहाँ आई थी लेकिन वो 2 अगस्त की सुबह ही यहाँ से लौट गई। उसने आगे कहा कि वो मुझसे नाराज थी, शायद मैं भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर वो अचानक यहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने भी उसे कई बार कॉल किया और उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। परिवार को उसके लहजे में कुछ अजीब लगा, ना बेचैनी ना घबराहट, बस एक ठंडी सी उदासी। सना की माँ ने गौर किया कि अमित की नजरें बार बार जमीन पर टिक जा रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा था या फिर उसे किसी बात का डर सता रहा हो। खैर, सना का परिवार अमित साहू की इन बातों को सुनकर और भी परेशान हो गया, क्योंकि अगर वो 2 अगस्त को ही वहाँ से लौट गई थी तो फिर अब तक वो घर क्यों नहीं पहुँची। घर वालों की चिंता अब और भी गहरी हो गई थी और इसके बाद उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। जब सना के घर वाले जबलपुर पुलिस थाने पहुंचे तो उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अफसर को अपनी सारी बात बताई। सना कल ही यहाँ आई थी लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। हमने कई बार फोन किया, उसके 3 फोन बंद हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी सभी बातें उन्होंने पुलिस को बताई लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया और बड़ी ही लापरवाही से पुलिस ने उनसे कहा कि ये मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है, आप लोग नागपुर जाकर इसकी रिपोर्ट करें। और इसके बाद जबलपुर पुलिस से मायूस होकर सना का परिवार नागपुर लौटता है और आखिरकार सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट नागपुर पुलिस में दर्ज कराई जाती है। चूंकि ये केस अब सिर्फ एक बेटी के लापता होने का नहीं था बल्कि एक राजनीतिक के अचानक गायब हो जाने का भी था, इसलिए नागपुर पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई और वो टीम जबलपुर के लिए रवाना हुई और इसके बाद ही इस केस की जांच शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस भी अमित साहू तक पहुंची, उससे पूछताछ की गई। उसके बयानों में उलझन और सफाई दोनों थी लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं लग रहा था और तमाम कोशिशों के बावजूद सना का कोई सुराग नहीं मिला। अब तक कई दिन बीत चुके थे, हर नई जानकारी, हर बयान बस एक और सवाल खड़ा कर रहा था। नागपुर पुलिस सना के दोस्त अमित साहू से पूछताछ कर चुकी थी लेकिन उस पूछताछ से कुछ खास हाथ नहीं लगा सिवाय उलझन के। उधर सना की फैमिली को अमित पर भी शक था और वो बार बार पुलिस पर अमित की छानबीन का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद नागपुर पुलिस ने भी अमित को खंगालना शुरू किया। उसके दिए गए बयानों को क्रॉस चेक करना शुरू किया गया। साथ ही अमित के घर और ढाबे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का फैसला किया गया और यहीं से इस केस में पुलिस के हाथ पहली बड़ी कामयाबी लगती है, क्योंकि उसी फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अमित साहू ने सना के परिवार और पुलिस को बताया था सना 2 अगस्त की शाम से ही वहां से चली गई थी, लेकिन उसके इस बयान के उलट सना 1 और 2 अगस्त को अमित के घर आती हुई सीसीटीवी कैमरास में दिखाई तो देती है लेकिन वो वापस घर से जाती हुई कभी नजर ही नहीं आई। बस यही वो पल था जब पुलिस की नज़र में अमित पर पहला शक गहराने लगा, यानी कि उसने उन सभी को झूठ कहा था। इसके बाद पुलिस ने अमित के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR खंगाले और सामने आया कि सना और अमित सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, पिछले कई महीनों से वो दोनों लगातार कांटेक्ट में थे। उनके बीच सिर्फ रोजमर्रा की कॉल नहीं बल्कि देर रात तक कई लंबी बातचीत होती और अनियमित समय पर कॉल्स भी होती थी, यानी उनका ये रिलेशन दोस्ती से कहीं बढ़कर था। इधर पुलिस अब और भी सोच में पड़ गई थी कि अगर ये दोनों इतने ही करीब थे तो फिर अमित साहू क्यों बार बार पुलिस और सना के परिवार को झूठ बोलता रहा और ऐसा क्या था जो वो उन लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उधर पुलिस की जांच तेज हो रही थी और पुलिस अब अमित को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती थी ताकि उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल सके, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर पाती उससे पहले ही इसकी भनक अमित को भी लग चुकी थी और फिर अचानक अमित भी रातों रात कहीं गायब हो गया और उसका भी फोन अब स्विच ऑफ था।
सना पहले से ही लापता थी और इससे पहले कि पुलिस अमित को पकड़ पाती, उससे कुछ पूछ पाती, वो भी कहीं गायब हो चुका था। दोनों का अचानक गायब होना नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस दोनों के लिए शॉकिंग था। सबके जहन में बस एक ही बात थी, क्या दोनों की गुमशुदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहरहाल पुलिस ने अब अमित की तलाश शुरू की। उधर सना की तलाश को भी अब लगभग एक सप्ताह बीत चुका था। अमित की तलाश में पुलिस टीम उसके ढाबे पर भी पहुंची। वहां मौजूदा सभी से एक एक करके पूछताछ की गई। इसी बीच ढाबे के एक कर्मचारी ने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे कि केस में एक नया मोड़ सामने आया और अमित पर गहराता शक और भी मजबूत हो गया। दरअसल ढाबे के उस कर्मचारी ने पुलिस को बताया 2 अगस्त की शाम अमित साहू अपनी कार लेकर ढाबे पे आया था। वैसे तो वो अक्सर ही ढाबे पर आता जाता था, लेकिन उस शाम कुछ असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से परेशान या घबराया हुआ था। उस दिन अमित ने सीधे अपने एक कर्मचारी की तरफ देखा और कहा कि उसकी कार की डिक्की को वो अच्छे से धोकर साफ कर दे। कर्मचारी ने भी उसकी बात मानकर डिक्की की सफाई शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने डिक्की के अंदर झांका, उसकी नज़र कार की डिक्की में लगे खून के कुछ छींटों पर पड़ी। उस नज़ारे को देखकर वो कर्मचारी भी घबराया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अमित को कुछ कह सके और खून के उन छींटों को नज़रअंदाज करके उसने वो कार की सफाई कर दी। उसके बाद अमित कुछ देर वहां रुका और कार साफ होते ही बिना किसी और बात के ढाबे से चला गया। इस इंफॉर्मेशन के बाद ही पुलिस के लिए इस केस की दिशा लगभग बदल गई। अब ये केस सिर्फ गुमशुदगी का नहीं रहा, बल्कि संभावित अपराध और साजिश का रूप ले चुका था। इसके बाद ही पुलिस अब सना और अमित के रिलेशन की गहराई से जांच करने में लग गई। सना के घर वालों से एक बार फिर अमित के बारे में पूछताछ की गई और तब सना की मां ने पहली बार एक नई कहानी सुनाई, जिसे लेकर वो अब तक खामोश थी। सना की मां के अकॉर्डिंग करीब 1 साल पहले सना और अमित की दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और करीब 6 महीने पहले सना और अमित ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों के पास शादी का सर्टिफिकेट भी मौजूद था। सना की मां और उस मैरिज सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सना और अमित पति पत्नी थे। पुलिस ये भी जानकर हैरान थी कि अगर वो दोनों पति पत्नी थे तो फिर अमित ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा क्या किया होगा जिससे उसने सिर्फ 6 महीने पहले शादी की थी। पुलिस द्वारा जब सना के परिवार से और पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया अमित जबलपुर में एक होटल खोलने का प्लान कर रहा था। ढाबा चलाने का अनुभव उसे पहले से ही था और ये बात सना को भी पता थी। इसीलिए सना ने अमित के साथ होटल में पार्टनरशिप करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में सना ने अमित को 50 लाख रुपए भी दिए थे और वो भी बिना अपने घर वालों को बताए। लेकिन पैसे देने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे धीरे धीरे अमित और सना के रिश्ते में खटास आने लगी। उधर अमित का होटल अभी तक शुरू नहीं हुआ था और उनके बीच ये तनाव बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे सना ने अमित से अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। इसी बीच एक दिन जब सना अमित से फ़ोन पर पैसे की बात कर रही थी, उसकी माँ ने ये बातचीत सुन ली। जब उन्हें पता चला कि सना ने अमित को 50 लाख रुपए दिए हैं तो उन्होंने कहा कि वो उससे ये पैसे वापस ले ले। फ़ोन पर हुई इस बातचीत के बाद ही 1 अगस्त को सना नागपुर से जबलपुर अकेले निकल गई अपने पैसे अमित से वापस लेने के लिए। लेकिन जब वो जबलपुर पहुंची तो वहां से कहीं गायब हो गई। अब पुलिस के सामने कुछ तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी थी। बस इंतज़ार था अमित के हाथ आने का, लेकिन आखिरकार अमित को कैसे पकड़ा जाए। टाइम बीता और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का ही एक तरीका अपनाया। पुलिस ने अमित के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के फ़ोन नंबर सर्विलांस पे लगा दिए और फिर क्या था, पुलिस की ये तरकीब काम कर गई। 11 अगस्त को अमित ने अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये फ़ोन कॉल पुलिस भी सुन रही थी। उस फ़ोन कॉल के माध्यम से अमित की लोकेशन फौरन पता चल गई और तुरंत ही नागपुर और जबलपुर की संयुक्त पुलिस टीम उस लोकेशन पे पहुंची और आखिरकार अमित को पकड़ लिया गया। पुलिस के अकॉर्डिंग अमित के चेहरे पर जब उसे हिरासत में लिया गया था, एक संतुलित, ठंडी और चुनौतीपूर्ण झलक थी जो दिखाती थी कि उसने
पहले से ही अपनी हर चाल सोच समझ कर खेली थी और इस गिरफ्तारी ने इस केस को सिर्फ एक गुमशुदगी की कहानी से बदलकर एक शॉकिंग और सेंसेशनल क्राइम में तब्दील कर दिया। और इसके बाद ही अब आगे की कहानी अमित को सुनानी थी। सना की गुमशुदगी और कार के डिक्की में पाए गए खून के छींटों तक की पहेली अब वही सुलझा सकता था। पुलिस कस्टडी में अमित ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना पहला सुराग दिया, कहानी के कई हिस्से जुड़ने लगे, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी अधूरी थी। अमित से पूछताछ चली रही थी और उसी बीच पुलिस की एक टीम तुरंत जबलपुर की मशहूर हिरन नदी की ओर रवाना हुई। टीम में शामिल थे कुछ अनुभवी गोताखोर, नदी के खतरनाक हिस्सों को खोजने के लिए कुछ जबरदस्त ट्रेनिंग वाले पुलिस वाले जो सबूतों को पकड़ने में माहिर थे। उधर दूसरी तरफ अमित से पूछताछ जारी थी। सना कैसे उस हिरन नदी तक पहुंची, क्या वो अमित के इशारे पर गई थी या कोई और उसकी राह में था, ऐसे कई सवाल पुलिस के सामने थे। अमित ने पुलिस को बताया ये सच है कि उसने और सना ने शादी की थी और सना ने उसे 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन किसी वजह से होटल का काम शुरू नहीं हो सका। धीरे धीरे सना अपने पैसे वापस मांगने लगी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। 2 अगस्त को सना जबलपुर अमित के घर आई। पैसों को लेकर फिर एक बार दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान अमित का गुस्सा अपनी हद पार कर गया। बातों का तूफान अब हिंसा में बदल चुका था। अमित ने पास पड़ी एक लकड़ी की डंडी उठाई और पूरे जोर से उसके सिर पर वार कर दिया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सना जमीन पर गिर चुकी थी, उसकी सांसें थमने लगी और अमित की आंखों के सामने सना ने अपना दम तोड़ दिया। घटना के तुरंत बाद अमित ने अपने 2 दोस्तों को सना की मौत की खबर दी और फिर तीनों ने मिलकर सना की लाश को अपनी कार की डिक्की में रखा। इसके बाद अमित अपनी कार हिरन नदी की तरफ ले गया। हिरन नदी उसके घर से लगभग 45 किलोमीटर दूर थी। इत्तेफाक से 2 अगस्त की सुबह भारी बारिश हो रही थी। नदी तूफान पे थी और पानी का बहाव बेहद तेज। वहां पहुंचकर अमित और उसके दोस्तों ने सना की लाश को नदी में फेंका। उस पल नदी का पानी काफी गहरा था और फिर वो सभी डर और घबराहट के बीच वापस लौट आए। अमित के इस बयान के बाद ही पुलिस ने गोताखोरों की टीम के साथ हिरन नदी की तलाश शुरू की, लेकिन उनकी कई दिनों की तलाशी के बावजूद सना की लाश उन्हें कहीं नहीं मिली। अगस्त के पहले हफ्ते में हिरन नदी में तेज बहाव और बारिश को देखते हुए पुलिस ने धीरे धीरे माना कि लाश मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अब सना की बॉडी न मिलने की स्थिति में पुलिस एक अजीब कश्मकश में थी। 2 राज्यों की पुलिस ये अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ कातिल का कन्फेशन उसे कातिल साबित नहीं करता। पुलिस हिरासत में लिया गया बयान कोर्ट में कानूनी रूप से बेकार था और अगर अमित कोर्ट में पलट गया तो पुलिस के पास उसके खिलाफ सिर्फ एक कहानी रह जाएगी, बिना सबूत, बिना लाश के। अब पुलिस की जांच एक बार फिर से वहीं अटक गई जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। साथ ही एक नया शक भी उठा। क्या अमित ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर हिरन नदी का नाम लिया था? मुमकिन था कि पुलिस को उलझाने के लिए जानबूझकर हिरन नदी का नाम लिया गया हो, जबकि लाश कहीं और छुपा दी गई हो। उसी बीच एक दिन जबलपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर हरदा जिले के एक सुनसान खेत में एक कुएं से एक लाश मिलने की खबर आई। जबलपुर पुलिस जो पहले से ही सना केस में काम कर रही थी, वो बेहद ही अलर्ट थी। इस खबर को सुनते ही वो और भी चौकन्नी हो गई, क्योंकि उस सुनसान खेत में मिली एक लाश भी एक लड़की की थी। उधर हरदा पुलिस को भी सना की कहानी मालूम थी और उन्होंने तुरंत जबलपुर पुलिस को इस लावारिश लाश की जानकारी दी। जबलपुर पुलिस तुरंत वहां पहुंची। सना के परिवार को साथ लाया गया ताकि वो उसकी पहचान की पुष्टि कर सके, लेकिन उन्होंने लाश देखते ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सना नहीं है और इसी के साथ एक बार फिर पुलिस के हाथ सिर्फ निराशा हाथ लगी। अमित के बयानों के आधार पर केस का ज्यादातर हिस्सा सुलझ चुका था, पर सबसे अहम सवाल सना की बॉडी को ढूंढना था, क्योंकि इसके बिना कहानी अनसुलझी थी।
सना हत्याकांड में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अमित साहू ने एक्सेप्ट कर लिया था उसने सना को मारकर शव को हिरन नदी में फेंक दिया था, लेकिन नदी में शक का कोई सुराग नहीं मिला और बिना सबूतों के कोर्ट में कुछ भी प्रूफ करना लगभग नामुमकिन था। इस केस में पुलिस ने शव की रिकवरी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी दे सके। उधर लाश न मिलने के बावजूद पुलिस ने साइंटिफिक एविडेंस पर भरोसा किया। कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट्स, धीरे धीरे ये सबूत एक साइलेंट विटनेस की तरह पुलिस के काम आने लगे और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर अमित और सभी आरोपियों को अरेस्ट किया गया और आखिरकार पुलिस ने बिना शव के भी एक मजबूत और ठोस केस तैयार किया ताकि सना खान को न्याय मिल सके। सना खान का सच आज भी सवालों में छुपा है। अमित के कबूलनामे, सबूतों और पुलिस की मेहनत के बावजूद वो लाश जो इस कहानी की आखिरी गवाही बन सकती थी कभी नहीं मिली। तो ये थी नागपुर की सना खान की पूरी कहानी। अगर आपने ये कहानी पहले सुनी हो या आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। सी यू टुमारो।